सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याख्यान 5 कक्षा 9वीं विषय हिंदी। उपविषय है हमारा पाठ 3 समास दोहराई व्याख्यान। आज हम पाठ 3 समास की दोहराई करेंगे। इससे पहले के 4 व्याख्यान हमने छुट्टियों से पहले पढ़े थे। साथ ही प्रश्नोत्तर चर्चा करेंगे व्याख्यान 4 की, जिसके गृह कार्य को मैंने आपको छुट्टियों से पहले दिया था। सबसे पहले समास से परिचित होते हैं। समास की परिभाषा। समास शब्द का अर्थ है जोड़ना, मिलाना अथवा संक्षिप्त करना यानी छोटा करना। क्या अर्थ है समास का? जोड़ना, मिलाना या संक्षिप्त करना यानी छोटा करना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया सार्थक यानी अर्थ युक्त शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास क्या होता है? जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है और उस मेल से एक नया सार्थक शब्द बनता है। उस सार्थक शब्द को हम समस्त पद भी कहते हैं। समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहा जाता है। पूर्व पद यानी पहले का पद, उत्तर पद यानी बाद का पद। यानी जो समस्त पद हमारा बनता है दो या दो से अधिक शब्दों के मिलान से, उसे हम समस्त पद कहते हैं। और उसके दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। मान लीजिए हमारे पास समस्त पद है देश भक्त। देश अलग शब्द था, भक्त अलग शब्द था। दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द बना। जो पहला पद है वो यानी वो पूर्व पद है देश, और जो उत्तर पद है वो है भक्त। ऐसे ही सिर दर्द एक समस्त पद है, फिर है सिर पूर्व पद और दर्द है उत्तर पद। संधि और समास के अंतर को समझते हैं। संधि और समास की परिभाषा में अंतर है। संधि और समास में मुख्य अंतर यह है कि संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। दो या दो से अधिक वर्णों का परस्पर मेल तथा उससे होने वाला जो परिवर्तन है वो संधि कहलाता है, तथा दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से होने वाला परिवर्तन समास कहलाता है। संधि युक्त शब्द को अलग करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है, जबकि समस्त पद को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। पहला कर्मधारय समास, दूसरा बहुव्रीहि समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा तत्पुरुष समास, पांचवा अव्ययी भाव समास और छठा द्विगु समास। समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नवीन शब्द बनाने की प्रक्रिया है समास, यानी नया शब्द बनाने की प्रक्रिया है समास। संक्षेपीकरण की इस प्रक्रिया में यानी छोटा करने की इस प्रक्रिया में दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। इस प्रकार निर्मित सामासिक शब्दों के प्रयोग से भाषा में संक्षिप्तता, नवीनता एवं सटीकता आती है तथा भाषा सजीव हो उठती है, जी उठती है। सामासिक प्रक्रिया में दोनों शब्दों के अर्थ भिन्न होते हैं, परंतु इनके संयोग से निर्मित नवीन शब्द का अर्थ इनसे भिन्न होता है। जहाँ दोनों अलग होते हैं वहाँ दोनों से बनने वाले शब्द, नए शब्द का अर्थ भी इनसे अलग होता है। समास की प्रक्रिया में दोनों पदों में क्रम से पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जब समास की प्रक्रिया चलती है तो दोनों पदों को क्रम से पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है तथा दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। जैसे लक्ष्यहीन, लक्ष्य से हीन। लक्ष्य अब यहाँ पर पूर्व पद है और जो हीन है वो यहाँ पर उत्तर पद है। इनके परस्पर मेल से नवीन शब्द को जो बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। पूर्व पद तथा उत्तर पद में दोनों शब्दों का अपना अपना अर्थ है। लक्ष्य है अलग, और लक्ष्य मतलब मंजिल, और हीन मतलब रिक्त होना। दोनों शब्दों के मेल से बने समस्त पद के अंतर्गत आने वाले शब्दों के अर्थ इन दोनों से भिन्न व स्वतंत्र हैं, यानी आजाद हैं। यानी लक्ष्य से हीन यानी कि अपनी मंजिल से अलग होना। समास विग्रह। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद को अलग अलग अर्थात समास विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच के प्रसर्ग अर्थात विभक्ति चिन्ह तथा योजक
चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हम इन्हें अलग अलग करते हैं तो हम इनके साथ विभक्ति कारक चिन्ह या समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। जैसे मेरे पास शब्द है मनमाना, मैंने इसका विग्रह किया, शब्द बना मन से माना हुआ। मेरे पास शब्द है माता पिता, मैंने इसका विग्रह किया, शब्द बना माता और पिता। तो जो और है वो यहाँ पर योजक चिन्ह है और जो से है वो यहाँ कारक चिन्ह है। समास प्रक्रिया और समास विग्रह में अंतर। समास प्रक्रिया द्वारा समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्हों व अन्य शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे माता पिता में से हम और चिन्ह का लोप कर देते हैं तो शब्द बन जाता है योजक चिन्ह के साथ माता पिता, और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो बनता है माता और पिता। समास विग्रह की प्रक्रिया के द्वारा समस्त पद के दोनों पदों उत्तर पद व पूर्व पद को अलग अलग करते समय विभक्ति चिन्हों को लगाया जाता है। द्वंद्व समास में समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मान लो मेरे पास शब्द था ग्राम गत, तो मैं इसके साथ विभक्ति चिन्ह लगाऊंगी ग्राम को गत। मेरे पास शब्द था रसोई घर, मैं लगाऊंगी रसोई के लिए घर। मेरे पास शब्द है पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए आलय। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। द्वंद्व समास के उदाहरण लें तो माता और पिता, पाप और पुण्य, अच्छा या बुरा, ठंडा या गर्म। तो वहां पर हम योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, बाकी जगह पर हम विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करते हैं। खास करके तत्पुरुष समास तो बनता ही विभक्ति चिन्हों के साथ है। अब है समास प्रक्रिया और समास विग्रह प्रक्रिया। देखो, समास प्रक्रिया यानी समस्त पद बनाने की प्रक्रिया है और समास विग्रह यानी उसे अलग करने की प्रक्रिया। शब्द था मेरे पास वन गमन, ये समस्त पद बना, ये समास बनाने की प्रक्रिया है। विग्रह है वन को गमन, तो मैंने यहाँ पर को प्रसर्ग चिन्ह का अगर लोप कर दूंगी तो मेरे पास समस्त पद बन जाएगा, यानी समास प्रक्रिया होगी, शब्द बनेगा वन गमन। और अगर मैं इसका विग्रह करूंगी तो मुझे इसके साथ कारक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा, तो बनेगा वन को गमन। ऐसे ही राजा का पुत्र था, तो अगर मुझे समास प्रक्रिया बनानी है तो शब्द बनेगा राजपुत्र, और विग्रह करना है तो शब्द बनेगा राजा का पुत्र। जल धारा समस्त पद है, समास प्रक्रिया है। जल की धारा समास विग्रह है। महाराज, महान है जो राजा, महान और राजा दो शब्द थे, इनसे मैंने समस्त पद बनाया महाराज, विग्रह हुआ महान है जो राजा। धूप दीप योजक चिन्ह के साथ है, धूप और दीप ये समास विग्रह है। अब है सबसे पहले तत्पुरुष समास के विषय में जानते हैं, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। देखो, मैंने आपको बताया था कि समस्त पद में दो पद होते हैं। जो पहला पद होता है वो पूर्व पद होता है, जो बाद वाला होता है वो उत्तर पद होता है। और तत्पुरुष समास में उत्तर पद ही प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में समस्त पद बनाते समय पूर्व पद के साथ आने वाले प्रसर्गों का लोप हो जाता है। जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो जो हम कारक चिन्ह इनके साथ लगा रहे होते हैं उनका क्या हो जाता है, लोप। प्रसर्ग विभक्ति चिन्हों को ही कहा जाता है। तत्पुरुष समास का पूर्व पद गौण यानी छिपा हुआ तथा उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्व पद अपने उत्तर पद की विशेषता बतलाता है। अब हमारे पास स्पष्टीकरण के अर्थ में देखें तो सेनापति में सेना जो है वो पूर्व पद है और जो पति है वो उत्तर पद है। इसमें सेना गौण है, वो छिपी हुई है, और जो पति है वो ही प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में विग्रहों में कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के चिन्ह आ जाते हैं, जैसे कि कर्ता और संबोधन का प्रयोग नहीं होता। कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में इन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग तत्पुरुष समास में देखने को मिलता है। इसलिए हम कर्म तत्पुरुष भी कहते हैं, हम करण तत्पुरुष कहते हैं, हम संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष समास का प्रयोग अपने व्याकरण में करते हैं। इसके अलावा एक और समास है न्यय तत्पुरुष समास, जिसमें न शब्द का प्रयोग होता है, जो अ का ही अर्थ व्यक्त करता है। शब्द बेशक अ निर से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जब इसका विग्रह होता है तो विग्रह में जो अ है वो न को सूचित करता है, यानी कि अभाव को सूचित करता है।
तत्पुरुष समास की रचना निम्न प्रकार से होती है। संज्ञा से, संज्ञा के मेल से, यानी संज्ञा जमा में संज्ञा के मेल से। जैसे राजा का दूत, राजदूत। सिर में दर्द, सिर दर्द। देखो राजा और दूत दोनों संज्ञा है, सिर और दर्द दोनों संज्ञा है। तो संज्ञा और संज्ञा के मेल से तत्पुरुष समास की रचना होती है। तत्पुरुष समास के भेदों की बात करें तो अभी मैंने आपको मौखिक रूप से समझाए थे कि कर्म तत्पुरुष होता है, करण होता है, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। तो पहला है कर्म तत्पुरुष, जहाँ कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। अभी मैंने आपको समझाया था कि को जो है वो कर्म कारक का चिन्ह है, तो को कारक कर्म कारक की विभक्ति का जो है वहाँ लोप हो जाता है और वहाँ कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे परलोक गमन, परलोक को गमन। अगर हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो इसको विभक्ति चिन्ह को हम हटा देंगे और शब्द बन जाएगा हमारा परलोक गमन। ऐसे ही जेब कतरा है, जेब को काटने वाला को परसर्ग का हम यहाँ लोप कर देंगे, शब्द बन जाएगा जेब कतरा। करण तत्पुरुष, जहाँ करण कारक की विभक्ति यानी करण कारक का चिन्ह होता है से या के द्वारा, उसका लोप होता है, वहाँ करण तत्पुरुष समास होता है। जैसे मन माना, मन से माना। रस भरी, रस से भरी। सूर रचित, सूर से रचित यानी सूर द्वारा रचित। संप्रदान तत्पुरुष की बात करें तो इसका विभक्ति चिन्ह होता है के लिए, जहाँ संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है, वहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। जैसे यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी। अपादान तत्पुरुष की बात करें तो समस्त पद और विग्रह में देख लेते हैं कि जहाँ अपादान कारक की विभक्ति से का लोप होता है, वहाँ अपादान तत्पुरुष समास होता है। जैसे रोग से मुक्त यानी अलग होना। धन से हीन, धन से अलग होना। तो जहाँ से प्रसर्ग तो हमें करण में भी दिखाई देता है, लेकिन यहाँ जो से है वो अलग होने के लिए है, और जो वहाँ हमने से का प्रयोग किया था वो सहायता के लिए किया था। तो शब्द बनेगा रोग से मुक्त, धन से हीन। संबंध तत्पुरुष, जिस समास में संबंध कारक की विभक्ति का के की का लोप होता है, वहाँ संबंध तत्पुरुष समास होता है। समस्त पद है गंगा तट, विग्रह होगा गंगा का तट। देशवासी, देश का वासी। का पर सर्ग चिन्ह का प्रयोग हुआ है और जब समस्त पद बनेगा तो इसी का पर सर्ग का हम लोप कर देंगे। फिर आता है हमारा अधिकरण तत्पुरुष, जहाँ अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है, में का और पर का लोप हो जाता है, वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे शरण में आगत, तो यहाँ में पर सर्ग का क्या हो जाएगा लोप, क्या बनाते समय समस्त पद बनाते समय, तो बन जाएगा शरणागत। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे दुष्चरित्र यानी बुरा है जो चरित्र में उत्तर पद चरित्र जो है चरित्र है वो प्रधान है। इनमें के पूर्व पद तथा उत्तर पद के मध्य विशेषण व विशेष्य का या उपमान उपमेय का संबंध होता है। जैसे कि चरित्र कैसा है वो बुरा है, यानी कि बुरे होने की विशेषता को बता रहा है दुहु उपसर्ग। तो यहाँ पर जो चरित्र है वो प्रधान है और जो पूर्व पद है दुहु यानी वो गौण है। यहाँ विशेषण क्या है दुहु, दुष शब्द का प्रयोग है और जो चरित्र है वो विशेष्य है। जैसे समस्त पद है हमारा यहाँ पर परमेश्वर, विशेषण हो गया परम, विशेष्य हो गया ईश्वर। विग्रह है परम है जो ईश्वर, यानी ईश्वर कैसा है वो परम है। अंधविश्वास, अंधा विशेषण है, विश्वास विशेष्य है। विग्रह बनेगा अंधा है जो विश्वास, यानी विश्वास कैसा है अंधा है। तो परम और अंधा यहाँ पर विशेषण का कार्य कर रहे हैं, ईश्वर और विश्वास यहाँ पर विश्वेश्य का कार्य कर रहे हैं। उपमान और उपमेय के आधार पर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर पूर्व पद जो है उपमेय हो यानी जिसका वर्णन होता है, और उत्तर पद उपमान यानी जिससे उपमेय की तुलना की गई होता है। जैसे पुत्र रतन, पुत्र यहाँ पर उपमेय है, रत्न है वो उपमान है, पुत्र रूपी रत्न। नरसिंह, नर सिंह यानी नर जो है वो सिंह के समान है, सिंह के समान, ठीक है। नर कैसा है सिंह के समान है। तो यहाँ पर बेशक हम पहला जो शब्द है वो नर है, लेकिन यहाँ पर जब हम विग्रह करते हैं तो हम विशेष जिससे तुलना की जा रही होती है उसको महानता देते हैं, तो उसी के आधार पर विग्रह होता है कि जो सिंह नर कैसा है वो सिंह के समान है। सिंह नर के समान नहीं है, अगर हम ये लेंगे तो नर के समान सिंह नहीं लिखेंगे, सिंह के समान रत्न और पुत्र रूपी रत्न। अव्ययी भाव समास, जिस समास में पूर्व पद प्रधान
तथा अव्यय हो और समास होने पर समस्त पद ही अव्यय बन जाए, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे बेईमान, यहाँ पर जो बे पद है वो अव्यय है और यही प्रधान है, और जब पूरा पद बन जाता है बेईमान तो वो पूरा पद ही अव्ययी भाव समास का कार्य करता है, अर्थात अव्यय का कार्य करता है। जैसे राम बेईमान है, यहाँ पर वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो पूरा पद क्या है, अव्यय के रूप में कार्य कर रहा है। अन्य उदाहरण देख लीजिए। जैसे हमारे पास शब्द है यथाशक्ति, विग्रह होगा शक्ति के अनुसार, यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो सके, यथोचित, जितना उचित हो। देखो यहाँ पर कहीं पर यथा का प्रयोग के अनुसार के साथ हुआ है, कहीं पर इसका अर्थ जितना है, तो ये शब्द के अनुसार निर्भर करता है कि शब्द के साथ यथा का कौन सा अर्थ सही लग रहा है। तो शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, अगर हम यहाँ जितनी शक्ति हो, जितना सामर्थ्य हो ये लिखेंगे तो भी ठीक है, लेकिन फिर भी एक शब्द को सुंदर रूप प्रदान करने के लिए हमें उसके विग्रह के आधार पर ही उसे स्वरूप देना चाहिए। जैसे हम कहें कि मोहन शक्ति के अनुसार कार्य करता है, यथाशक्ति कार्य करता है। अव्ययी भाव समास में कई बार पद को दोहराकर लिख दिया जाता है, ऐसे पद भी अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। जैसे रातों रात, रात ही रात में, घड़ी घड़ी, प्रत्येक घड़ी। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं। इस समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं और तीसरा पद ही प्रधान होता है, यानी कि दोनों पद छिपे हुए होते हैं, यानी कि उनकी कोई क्या कह सकते हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बता रहे होते हैं जो विशेष होता है। जैसे मेघनाद, समस्त पद में मेघ पूर्व पद है और नाद उत्तर पद है, परंतु दोनों ही पद गौण हैं, दोनों ही किसी के बारे में नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अन्य पद यानी मेघ के समान नाद करने वाले रावण का पुत्र की ओर संकेत कर रहे हैं। इसी प्रकार नीलकंठ में भी नील और कंठ गौण हो गए हैं तथा तीसरा पद शिव प्रधान हो गया है कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। ठीक है, जिस तरह से मेघ के समान नाद करने वाला है जो, अर्थात रावण पुत्र मेघनाद, उसी तरह से नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो दोनों पद गौण होकर के किसी तीसरे की विशेषता बता रहे हैं, वो समास होता है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास के उदाहरण से परिचित होते हैं। पहला उदाहरण है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। पीतांबर, पीला है अंबर यानी वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु। दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। पंकज, पंख में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल। अब आती है बात द्विगु समास की। जिस समास का पूर्व पद केवल संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास का उत्तर पद समूह का बोध कराने वाला होता है, इसलिए विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखो पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, संख्यावाची विशेषण के रूप में होता है, और जो उत्तर पद होता है वो समूह का बोध कराता है। इसके लिए हम उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्द का प्रयोग करते हैं। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे समस्त पद और विग्रह, षटकोण, 6 कोणों का समूह। दुराहा, 2 राहों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह। अब बात आती है द्वंद्व समास की। देखो द्वंद्व समास वह समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। समस्त पद बनाते समय दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय शब्द का लोप कर दिया जाता है, उसके स्थान पर योजक चिन्ह लगा दिया जाता है। देखो इसमें कहते हैं कि बहुव्रीहि समास में क्या कहा कि दोनों पद गौण होते हैं, कोई अन्य ही पद प्रधान होता है। लेकिन द्वंद्व समास क्या कहता है कि इसमें मेरे दोनों ही पद प्रधान है, पूर्व पद भी प्रधान है, उत्तर पद भी प्रधान है। क्योंकि अव्ययी भाव समास कहता है कि पूर्व पद प्रधान है, तत्पुरुष समास कहता है उत्तर पद प्रधान है। कर्मधारय समास और द्विगु समास में पहला पद विशेषण है, इसलिए वही प्रधान माने जाते हैं। बहुव्रीहि समास में कोई अन्य ही होता है, तो द्वंद्व कहता है कि मेरे तो दोनों ही पद प्रधान हैं। और जब इनमें समस्त पद बनाया जाता है तो योजक चिन्ह की जगह जो समुच्चय बोधक अव्यय लगता है उसका लोप हो जाता है, फिर से योजक चिन्ह आ जाता है। इसके विपरीत विग्रह करते समय इन अव्यय शब्दों को जोड़ दिया जाता है, जैसे उल्टा सीधा।
समस्त पद का विग्रह होगा उल्टा और सीधा। इस समस्त पद में उल्टा पूर्व पद है तथा सीधा उत्तर पद है और यहाँ दोनों ही पद प्रधान है। अब एक को तो हम नहीं कह सकते, ठीक है, उल्टा भी अपनी जगह है और सीधा भी अपनी जगह है, माता भी अपनी जगह है, पिता भी अपनी जगह है, भाई भी अपनी जगह है, बहन भी अपनी जगह है। तो सभी अपना स्थान पूर्णतया रखते हैं, पूरी तरह से रखते हैं, इसलिए दोनों ही पद प्रधान है। द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं। पहला, ऐसा द्वंद्व जिसमें और से सभी पद जुड़े हों तथा दोनों अपना अलग अलग अस्तित्व रखते हों, जैसे राम रहीम। राम और रहीम, देखो राम अलग है, धर्म से संबंधित है, रहीम अलग धर्म से संबंधित है, लेकिन फिर भी योजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार दूसरा क्या कहता है कि ऐसा द्वंद्व जिसमें दोनों पद और समुच्चय बोधक से जुड़ने पर भी अपना अलग अलग अस्तित्व न रखें बल्कि समूह का बोध कराएं। इस प्रकार के द्वंद्व समास में दोनों पदों के अतिरिक्त अन्य पद भी छिपे होते हैं, जैसे दाल रोटी। अब यहाँ दाल रोटी केवल दाल और रोटी की ओर संकेत नहीं है, बल्कि यानी अपितु भोजन के मुख्य पदार्थों की ओर संकेत है। अब सिर्फ हम दाल रोटी थोड़ी कहते हैं, लेकिन कई बार हम क्या कहते हैं, बस दाल रोटी चल जाती है। दाल रोटी से मतलब नहीं कि सिर्फ हम दाल और रोटी खाते हैं, उसमें और सब्जियां और खाद्य पदार्थ भी आ जाते हैं। मजदूर मुश्किल से दाल रोटी कमाते हैं। वाक्य में दाल रोटी का अर्थ केवल दाल और रोटी नहीं बल्कि अन्य पदार्थ हैं। तीसरे में, जिस द्वंद्व समास में दो पदों के बीच या अथवा आदि विकल्प सूचक अव्यय सूचक शब्द छिपे हों, जैसे पाप पुण्य, पाप अथवा पुण्य, यानी पाप होगा या फिर पुण्य होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, ठीक है। द्वंद्व समास के अन्य उदाहरण, समस्त पद समास विग्रह, लाभ हानि, लाभ और हानि, भाई बहन, भाई और बहन, भला बुरा, भला या बुरा, भाव अभाव, भाव और अभाव। फिर आता है कर्मधारय समास तथा बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद के मध्य यानी बीच में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, अतः पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। इसके अलावा कर्मधारय समास में एक पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान भी होता है। बहुव्रीहि समास क्या होता है कि बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं तथा तीसरा पद यानी अन्य पद प्रधान होता है। कभी कभी एक समस्त पद दोनों समास के उदाहरण के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हम नीलकंठ की बात करें तो इसे कर्मधारय समास में भी लिया जा सकता है और बहुव्रीहि में भी। अगर हम कहते हैं कि नीला है जो कंठ, अगर हम नीला शब्द कंठ की विशेषता बतला रहा है तो है ये कर्मधारय का उदाहरण। अगर दोनों पद मिलकर किसी तीसरे के बारे में बता रहे हैं तो ये है बहुव्रीहि समास। देखो यहाँ पर नीला है जो कंठ, कंठ की विशेषता बताई नीले ने, इसलिए कर्मधारय का उदाहरण है। और जहाँ पर नीला है कंठ जिसका अर्थात नीला और कंठ मिलकर शिव के बारे में विशेषता बतला रहे हैं तो वो है बहुव्रीहि समास। क्योंकि बहुव्रीहि समास की परिभाषा क्या है कि दोनों पद क्या है, गौण है और कोई तीसरा ही प्रधान है और उसमें पहला पद विशेषण है और दूसरा विशेष्य। अब है द्विगु समास तथा बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास में क्या होता है कि जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची विशेषण होता है और उत्तर पद अर्थ के स्तर पर एक समूह का बोध कराता है, यानी जो उत्तर पद होता है वो समूहवाची होता है। विग्रह के समय हम इसके साथ समाहार शब्द का प्रयोग करते हैं या फिर समूह शब्द का प्रयोग करते हैं। बहुव्रीहि समास में विग्रह महत्वपूर्ण है। इस समास में दोनों ही पद गौण होते हैं, कोई अन्य ही पद प्रधान होता है। विग्रह पर ही निर्भर होता है कि समास कौन सा होगा, चाहे वो कर्मधारय है, चाहे वो बहुव्रीहि है या फिर हमारा द्विगु समास है, क्योंकि हमें अंतर भी इन्हीं में देखने को मिलता है। कर्मधारय और द्विगु समास में भी अंतर समझ लीजिए। देखो दोनों समास में पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य, फिर भी दोनों में अंतर होता है। कर्मधारय समास में गुणवाचक विशेषण होता है जबकि द्विगु समास में संख्यावाची विशेषण होता है। कर्मधारय समास में उपमान उपमेय का संबंध होता है जबकि द्विगु में ऐसा कुछ भी नहीं होता। द्विगु समास में जो उत्तर पद होता है वो समूहवाची होता है। प्रश्न 3 है हमारा, समस्त पद का विग्रह करके समास का नाम लिखो। पहला शब्द है हमारा द्विगु, द्वि यानी दो, गु मैंने गायों, दो गायों का समूह द्विगु समास। लाभालाभ, लाभ और अलाभ द्वंद्व समास। मृग नयनी, मृग के समान नयन है जिसके, विशेष स्त्री बहुव्रीहि समास। अन्याय, नैन न्याय, न्याय तत्पुरुष समास। निस्संदेह, बिना संदेह के अव्ययी भाव समास। जो निस है वो यहाँ पर अव्यय है और पूरा पद ही बन गया निस्संदेह एक अव्यय। आप बीती, आप पर बीती, पर जो चिन्ह है वो तत्पुरुष समास है, सप्तमी तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण,
ठीक है, तो यहाँ पर भी अन्य पद प्रधान है, तो यहाँ पर भी होगा बहुव्रीहि समास। वेद पुराण, वेद और पुराण द्वंद्व समास। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, में परसर्ग चिन्ह आ गया, यहाँ पर तत्पुरुष समास है। प्रसंगानुकूल, प्रसंग के अनुकूल, फिर से तत्पुरुष समास। पतझड़, झड़ते हैं पत्ते जिसमें, अर्थात विशेष ऋतु, बहुव्रीहि समास। तुलसीकृत, तुलसी से कृत, तत्पुरुष समास। महात्मा, महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास। यह जो महान है वो आत्मा की विशेषता बतला रहा है कि वो आत्मा कैसी है, महान है। तो एक पद जब दूसरे की विशेषता बतलाए तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। अगला शब्द है रेलगाड़ी। रेल की पटरी पर चलने वाली गाड़ी, तत्पुरुष समास। यहाँ पर मध्यम पद लोपी समास है वैसे तो, लेकिन वो तत्पुरुष का ही भेद है, इसीलिए उसे तत्पुरुष के अंतर्गत ही रखा जाता है। की पटरी पर चलने वाली, इस पूरे का लोप हो जाएगा, शब्द बनेगा सिर्फ रेलगाड़ी। सतसई, 702 का समूह, द्विगु समास। श्वेतांबरा, श्वेत है जो अंबर, कर्मधारय समास। यहाँ पर जो अंबर है वो कैसे हैं, श्वेत हैं, तो एक पद दूसरे की विशेषता बतला रहा है। जहां पर एक पद दूसरे की विशेषता बतलाए तो कर्मधारय, जहां पूरा पद मिलकर किसी तीसरे के बारे में बताए तो वहां पर होता है बहुव्रीहि समास। अगला शब्द है शताब्दी। शताब्दी यानी 100 सालों का समाहार, द्विगु समास। अगर हम शताब्दी को लेना चाहें तो बहुव्रीहि में भी ले सकते हैं। शताब्दी जो एक ट्रेन यानी एक्सप्रेस का नाम है, तो बहुव्रीहि समास। धर्म विमुख, धर्म से विमुख, तत्पुरुष समास। अलग होने का भाव है, पंचमी तत्पुरुष के अंतर्गत आता है, अपादान तत्पुरुष कहते हैं इसे। शब्द है रसोई घर। रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास। उसके बाद है बेखटके, बिना खटके, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है विग्रह करके समास का नाम लिखिए। शब्द है समुद्र तट, समुद्र का तट, तत्पुरुष समास। दुर्भाग्य, बुरा है जो भाग्य, कर्मधारय समास। द्वीप समूह, द्वीपों का समूह, तत्पुरुष समास। खेल कूद, खेल और कूद, द्वंद्व समास। देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह नहीं था, फिर भी ये द्वंद्व समास का ही उदाहरण है। अगला है हमारे पास कुल परंपरा, कुल की परंपरा, तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है ये। हसमुख, हंसता हुआ है जिसका मुख, अर्थात मुख की विशेषता बता रहा है, कोई और ही अन्य पद है जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है, तो बहुव्रीहि समास है। सुनामी पीड़ित, सुनामी से पीड़ित, तो तत्पुरुष समास है। करण तत्पुरुष है क्योंकि यहाँ पर उससे युक्त है। परलोक गमन, परलोक को गमन, तत्पुरुष समास। को परसर्ग चिन्ह है, कर्म तत्पुरुष है। निसंकोच, बिना संकोच के, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है कोष्टक में दिए गए पद में प्रयुक्त समास का नाम लिखिए। विद्यार्थियों को पुस्तकालय का भरपूर उपयोग करना चाहिए, पुस्तकों के लिए आलय है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है, संप्रदान तत्पुरुष। नील गगन, नीला है जो गगन, कर्मधारय समास। यह 21वीं शताब्दी है, शताब्दी द्विगु समास है। मोहन चौराहे पर खड़ा है, चौराहे चार राहों का समूह है, द्विगु समास है। जो चौ है वो चार से संबंधित है यानी संख्यावाची विशेषण है। हमारे घर आज नवग्रह पूजन है, फिर से नव आ गया, 9 संख्यावाची विशेषण है, तो द्विगु समास है। उसके भाई बहन छमाई में पास हो गए, फिर से 6 माही यानी 6 मासों का समूह, फिर से द्विगु समास है। पीतांबर पहन शिवालय चलोगे में बहुव्रीहि समास है। यहाँ जो पीतांबर से अर्थ है वो श्री कृष्ण से संबंधित है कि पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात तो शिव। ठीक है, अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम कर्मधारय भी लिख सकते हैं क्योंकि पीत है जो अंबर, तो कर्मधारय समास का उदाहरण भी हो सकता है। महासागर में बड़ी बड़ी मछलियां रहती हैं, महान है जो सागर, ऐसे सागर में मछलियां रहती हैं, तो कर्मधारय समास। वे प्रतिदिन व्यायाम शाला में जाकर व्यायाम करते हैं, व्यायाम के लिए जो शाला बनी हुई है उसमें जाकर व्यायाम करते हैं, तो तत्पुरुष समास है। पराधीन यानी कि पर के अधीन है जो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को सुख नहीं मिलता, तो यहाँ पर हम तत्पुरुष समास होगा, यहाँ पर दूसरे के अधीन, संबंध कारक में आ जाएगा। उसका नाम चंद्रमुखी है, चंद्र के समान मुख वाली। ठीक है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। भारतीय गणतंत्र का प्रधान राष्ट्रपति होता है, राष्ट्र का पति होता है, तो तत्पुरुष समास। माताजी रसोई घर में है, रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास। शंकर जयशंकर प्रसाद ने महाकाव्य की रचना की, महान है जो काव्य, तो कर्मधारय समास। उसने देश विदेश का भ्रमण किया, देश और विदेश, तो द्वंद्व समास। सुख दुख जीवन में आते रहते हैं, फिर से द्वंद्व समास, सुख और दुख। हाथ मुंह धोकर भोजन करो, फिर से द्वंद्व समास, हाथ और मुंह। रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, रेल की पटरी पर चलने वाली गाड़ी, तत्पुरुष समास, जिसमें मध्यम पद लोपी का समास भी है और तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं। वह चारपाई पर सो रहा है, द्विगु समास, चार पायों का समाहार।
तुम दोपहर को आ जाना, दोपहर यानी दोपहरों का समाहार द्विगु समास। मैं पंजाब जाऊंगा द्विगु समास। 5 आबों का समाहार। शरीर में 5 तत्वों का संतुलन आवश्यक है द्विगु समास। 5 तत्वों का समाहार द्विगु समास का उदाहरण है। ये था आपका दोहराई कार्य समास का। ठीक है, इसके आधार पर और इससे पिछले के जो 4 व्याख्यान थे उन चारों व्याख्यानों के आधार पर आपको अभ्यास कार्य करना है। ठीक है, और इससे संबंधित एक असाइनमेंट, एक प्रदत्त कार्य आज आपके एडक्वर्क साइट पर आएगा, जिसे आपको अपनी रफ कॉपी में हल करना है। और उसके बाद जब कल इसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि जब उसका हल मिलेगा, तो आपको उससे जांच करनी है कि आपके उत्तर सही है या नहीं। ठीक है, और फिर उससे बाद में आपकी कक्षा परीक्षा इसी पाठ से संबंधित होगी। धन्यवाद।